नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, गुजरात में 18 साल पहले हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने 38 आतंकियों को फांसी की सज़ा सुनाई है और वहीं 11 आतंकियों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। दरअसल 2022 में विशेष अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सज़ा और 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। आतंकियों की यह सज़ा 26 जुलाई 2008 को रची गई एक साजिश के तहत सुनाई गई है। उसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी जिन आतंकियों ने विस्फोट किए थे, सीरियल विस्फोट, और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी के साथ कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। मारे गए 56 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और 200 से ज़्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये वो आतंकी हमला था जिसने पूरे देश को दहला दिया था। बमों को टिफिन बॉक्स में छुपाया गया था। बसों, अस्पतालों और बाजारों में ये बम रखे गए थे जहां भारी भीड़ जमा होती है। कहा जाता है कि ये धमाके साल 2002 गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे। दरअसल जब किसी के प्रियजन की मौत हो जाए और गहरे सदमे के कारण आंसू भी नहीं निकले तो उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की संभावना रहती है, क्योंकि आंसुओं के जरिए दर्द भी बाहर निकल आता है। वरना दर्द के अंदर ही घुटते रहने से वह एक ब्रेन ट्यूमर की शक्ल ले लेता है। यह चिकित्सकों की राय है। कुछ ऐसा ही हाल इस आतंकियों को फांसी की सजा सुनाने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ओबीसी की पार्टी का भी हो रहा है। मोटे तौर पर विपक्षी दलों में ऐसे ट्यूमर की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि आतंकियों को मिली फांसी की सजा के सदमे के कारण वे बुक्का फाड़ कर रो नहीं सके। रोए भी तो कैसे रोएं? उनके रोने पर भाजपा दांत पहनाए तैयार बैठी है कि रो के तो दिखाओ जरा, अभी तुम्हारे मगरमच्छी आंसुओं की पोल खोलते हैं। भाजपा पूरे देश में हंगामा मचा देती कि देखो आतंकियों को फांसी की सजा पर ये विपक्षी दल कैसे विलाप कर रहे हैं। पहले भी भाजपा कई बार ऐसा प्रचार करके इनका रोना बीच में ही बंद करा चुकी है। अब जब रोएंगे नहीं तो ट्यूमर तो बनेगा ही बनेगा। विपक्षी दलों की दिक्कत यह है कि रोने के बहाने मुसलमानों से संवेदना दिखाने को मिल जाती है, पर रोते हैं तो भाजपा अपना अलग रोना शुरू कर देती है। दरअसल विपक्षी दलों के हाथों से मुसलमानों के वोट बैंक के दावा करने का एक सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। रो लेते तो कम से कम मुसलमानों में यह संदेश चला जाता कि देखो आतंकी हुए तो क्या हुए, हम तो फिर भी रोए ही हैं ना, अब हम आपके वोटों के हकदार हैं कि नहीं है। पर भाजपा ने यह मौका भी इनके हाथ से छीन लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि यदि मुस्लिम आतंकी है, गैंगस्टर है, माफिया है, खूंखार अपराधी है, तो उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को नाइंसाफी बताना और उनकी मौत पर फातिया पढ़ना। अहमदाबाद वाले मामले में पता नहीं मुसलमानों के वोटों के इन ठेकेदारों को कैसे सांप सूंघ गया। ये शायद भाजपा का ही डर होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2012 में सत्ता में आने के बाद समाजवादी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में निर्दोष मुसलमान युवाओं को झूठे आतंकवाद के मामलों में फंसाए जाने का हवाला देते हुए मुकदमे वापस लेने का वादा किया था। सपा सरकार ने 2006 के वाराणसी संकट मोचन मंदिर विस्फोट और 2007 के लखनऊ, फैजाबाद व गोरखपुर कचहरी सीरियल धमाकों जैसे गंभीर मामले में लिप्त रहे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानूनी राय मांगी थी। सरकार द्वारा कुल 14 आतंकी मामलों से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू गई थी। सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या वह आतंकवादियों को पद्म भूषण देना चाहती है। दिसंबर 2013 में अदालत की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के इस कदम पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना आतंकवाद से जुड़े मामले वापस नहीं ले सकती। 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार को केंद्र की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का समर्थन प्राप्त था।
उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार को बचाने के लिए सपा और कांग्रेस के बीच एक दूसरे का समर्थन करने की अनौपचारिक व्यवस्था थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे और उन्हें फांसी देकर उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे बाहुबली और गैंगस्टर रहे हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में विधायक, सांसद या मंत्री बनकर सत्ता में सीधी भागीदारी की या सरकार के साथ मिलकर अपने आपराधिक साम्राज्य का संरक्षण किया। अतीक अहमद इलाहाबाद प्रयागराज का कुख्यात माफिया था जिसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले थे। उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में पहली बार और फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से जीत हासिल कर सत्ता में मजबूत स्थिति बनाई। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के गाजीपुर और मऊ का एक शक्तिशाली माफिया जिसने शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का राजनीतिक श्रवण जिसे प्राप्त हुआ। वह कई बार मऊ से निर्दलीय और बाद में अन्य दलों से विधायक चुना गया। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र का एक बड़ा बाहुबली जिसका आपराधिक इतिहास होने के बावजूद कांग्रेस ने 1982 में उसे टिकट दिया। बाद की सरकारों में वह लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहा। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस शासन में सत्ता तक पहुंचा। वह समाजवादी सरकार में भी मंत्री पद पर रहा। डीपी यादव पश्चिमी यूपी का एक प्रभावशाली बाहुबली जिसने समाजवादी पार्टी के शासन में मंत्री पद तक का सफर तय किया। अखिलेश सिंह रायबरेली के बाहुबली और जो कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा। बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 2023 में हत्या हो चुकी है। पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में बंद रहने के दौरान 2024 में मृत्यु हो गई थी। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में आतंक का पर्याय बने अनिल दुजाना खूंखार गैंगस्टर को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। पूर्वांचल और अंबेडकर नगर में कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक को 2023 में इसकी बीमारी के कारण जेल अस्पताल में मौत हो गई थी। इन जहरीले सांपों को पालने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों के वोटों की ठेकेदार बनी हुई है। वैसे तीसरी ठेकेदार बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी है। सपा, कांग्रेस और बसपा जैसे दलों ने ही देश में आतंकियों और अपराधियों के प्रति नरम रवैया दिखाकर मुसलमानों को कानून से ऊपर समझने का गलत संदेश दिया। इन पार्टियों के ऐसे रवैये ने ही कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और साथ में मुसलमानों को भटकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इनकी इसी तरह के पॉलिसी ने, इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ने देश में बहुत सारे युवा मुसलमान जो थे उनको भटकाने का काम किया और वो कानून हाथ में ले बैठे और जिसका परिणाम ये रहा कि उनको जेल की सज़ा खानी पड़ी। तो ये दोस्तों हाल है। इन राजनीतिक दलों का तो कुछ नहीं बिगड़ा उन मुसलमान युवाओं का जो अपने घर परिवार से दूर हो गए, जिनको जेल की सज़ा खानी पड़ी, जिनको फांसी के फंदे पर अब जाना पड़ेगा। ये यदि इन राजनीतिक दलों ने इन सबको कानून का सही रास्ता बताया होता, दिखाया होता और गलत को गलत और सही को सही बताया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि इतनी बड़ी संख्या में फांसी के मामले में अदालत को ये सज़ा सुनानी पड़ती। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।